कक्षा 10 के गणित का हम लोग 7वां चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, या इसी को हम लोग ये कि नियामक ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं। इसको दो नामों से जाना जाता है, एक निर्देशांक ज्यामिति और दूसरा नियामक ज्यामिति। आप इसको निर्देशांक ज्यामिति भी कह सकते हैं और नियामक ज्यामिति भी कह सकते हैं। तो आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का क्या अर्थ है और नियामक ज्यामिति का क्या अर्थ है। इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जो बेसिक चीज़ है, जो फंडामेंटल नॉलेज है, पहले वो सब चीज़ को लेते थे। इसका अध्ययन हम लोग पिछली कक्षा में भी किए हैं। जब कक्षा 9 का आप मैथ पढ़ रहे थे तो उसमें भी जो है कि तीसरे चैप्टर में यही था, निर्देशांक ज्यामिति, जो 10th क्लास का 7वां चैप्टर है। तो इसका जो बेसिक चीज़ है, पहले हम लोग इस सब चीज़ को जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का सबसे बेसिक चीज़ क्या है, इस अध्याय का उद्देश्य क्या है और इस अध्याय में हम लोग किस तरह के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि निर्देशांक ज्यामिति को परिभाषित किस प्रकार से करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति किस तरह का अध्याय है गणित के अंदर। तो हम लोग जो ज्यामिति पढ़ते हैं, ज्यामिति से आप सभी परिचित हैं, रेखा गणित। तो रेखा गणित में हम लोग रेखा और रेखाखंडों से बने विभिन्न तरह की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि हम लोग रेखा गणित का तो अध्ययन करते ही हैं, ज्योमेट्री को तो पढ़ते हैं, लेकिन उसमें बीज गणित की मदद लेते हैं। तो रेखा गणित का अध्ययन जब हम बीज गणित की मदद से करते हैं तब उसको जो है कि निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति जो है ये बीज गणित और रेखा गणित, इन दोनों का ये सम्मिश्रण है। इसमें रेखा गणित और बीज गणित दोनों चीज इसमें देखने के लिए मिलेगा। इसका जो बेसिक चीज है उसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कार्तीय तल लेते हैं। कार्तीय तल समझते हैं आप लोग कि निर्देशांक ज्यामिति का जो खोज किया था उनका नाम था रेने दकार्ते, और उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के नाम पर जिस तल का प्रयोग हम लोग करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, उस तल को कार्तीय तल कहा गया। इसको अंग्रेजी में कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन के फॉर्म में चेंज कर दिए। तो इसमें जो कि हम लोग इस पूरे बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को अगर हम कार्तीय तल मान लें तो कार्तीय तल में हम पहले दो अक्ष लेते हैं, और दो अक्ष लेते हैं। जो इसमें एक जो है यह आप जैसे देख रहे हैं कि यह क्षैतिज अक्ष है और यह ऊर्ध्वाधर अक्ष है। तो दो अक्ष है जो जमीन के समांतर हो, है ना, जो भूमि के समांतर होता है, जो जमीन के समांतर जो रेखा खींची जाती है, इसको हम लोग जो है कि क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और दूसरा होता है कि जो जमीन पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो रेखा खींची जाती है, यानी इस तल में जो 90 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उसको जो हम लोग उदग्र रेखा बोलते हैं, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो सबसे पहले यह जो है, ये चूंकि भूमि के समांतर, इस जमीन के समांतर है, तो इस रेखा को जो हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। और कार्तीय तल में इसको निरूपित जब हम करते हैं, इसका नाम x और x डैश से इसको निरूपित करते हैं। तो ये जो क्षैतिज अक्ष है इसका नाम हो गया x डैश। उसी तरह जो उदग्र रेखा है तो इसमें y और y डैश। तो ये हमारे देखिए कार्तीय तल बन करके तैयार हुआ। तो अब इस पूरे तल को, इस समतल को, जिस समतल पर हम एक उदग्र रेखा और एक हम क्षैतिज रेखा लेते हैं, इस उदग्र रेखा और क्षैतिज रेखा को जिस तल पर खींचा गया है, इस पूरे तल का नाम कार्तीय तल है। इस पूरे तल को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, कार्तीय तल बोलेंगे, कार्तीय तल। अब जो है कि इस कार्तीय तल में जो दो अक्ष हैं, एक क्षैतिज अक्ष है और एक जो है क्या है, उदग्र अक्ष है। तो इसमें इन दोनों रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलते हैं, अर्थात x अक्ष और y अक्ष, दोनों अक्ष कार्तीय तल के जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। यह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में ऑरिजिन कहते हैं। यह जो है कि क्या है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हम लोग सूचित करते हैं O से। तो मूल बिंदु के लिए हम लोग संकेत का प्रयोग करते हैं O का। तो यह क्या है, मूल बिंदु है। तो अब मूल बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष दोनों ही क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। अब इसमें चूंकि x अक्ष और y अक्ष जो है ये पूरे कार्तीय तल को 4 भागों में बांटती है। तो 4 भागों में इस भाग को पहला भाग कंसीडर किया जाता है, इसको पहला भाग माना जाता है।
और इस भाग को दूसरा भाग माना जाता है। उसी प्रकार इस भाग को तीसरा भाग और इस भाग को चौथा भाग माना जाता है। तो यह है पहला भाग, या दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग और फिर चौथा भाग। ये जो परंपरा से चली आ रही है, तो निर्देशांक ज्यामिति में इस परंपरागत जो नियम है इस चीज का ये पालन किया जाता है। तो ये चूंकि पहला भाग है, तो ये पूरा जो समतल है, तो ये समतल का जो पहला हिस्सा है इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसको दूसरा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये है तृतीय चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और फिर यह है फोर्थ क्वाड्रेंट अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश। तो अब इसमें ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। चतुर्थांश का अर्थ होता है चौथा अंश, चौथा हिस्सा। तो इस पूरे कार्तीय तल का यह भी चौथा हिस्सा, यह भी चौथा हिस्सा, यह भी चौथा हिस्सा और यह भी चौथा हिस्सा है। इसीलिए इन चारों हिस्सों को हम लोग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं और इसका नामकरण इस प्रकार से किया जाता है। अब अगर हम लोग एक्स अक्ष की बात करें, तो जो नंबर लाइन में आप लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या नंबर लाइन में जो हम लोग देखते हैं, वही चीज कार्तीय तल में भी होता है। यहाँ पर जो विभिन्न तरह का बिंदु होगा, ये जो है कि पॉजिटिव होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सारा जो है कि पॉजिटिव होगा। ये एक्स अक्ष का जो दो भाग हुआ उसमें ये पॉजिटिव साइड हुआ और इसी के अपोजिट में यहाँ पर ये जो है कि नेगेटिव साइड होगा, -1, -2, -3, -4 और फिर -5। तो एक्स अक्ष का दो भाग हो गया। ये वाला जो है ओ एक्स, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है और फिर ओ एक्स डैश, ये इसका नेगेटिव पार्ट है। उसी तरह वाई एक्सिस का ये जो ऊपर में जो रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें 1 +1 +2 +3 +4 और फिर यहाँ +5। और फिर इसके अपोजिट साइड में ओ वाई जो है इसका क्या पॉजिटिव साइड हुआ और फिर ओ वाई डैश जो है इसका नेगेटिव साइड होगा। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और फिर ये यहाँ पर होगा -5। तो यह जो है कि चतुर्थांश में अक्ष में आप जो है कि अलग अलग जो है कि संख्याओं को हम यहाँ पर निरूपित किए। अब इसमें जो है कि आप लोगों को ध्यान से यह देखना है कि इसमें अगर कोई भी बिंदु रहता है, तो निर्देशांक ज्यामिति का जो मुख्य प्रयोग है, निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी भी चीज को निर्देश करने के लिए। पूरे कार्तीय तल में कोई बिंदु कहाँ पर है उसकी स्थिति बतलाने के लिए ही निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। निर्देशांक का अर्थ हुआ निर्देश अंक, यानी किसी भी चीज को निर्देश करने के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं उसको जो है क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। तो इस कार्तीय तल में ये कि सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस चतुर्थांश के बिंदु का चिन्ह क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले प्रथम चतुर्थांश का कोई भी एक बिंदु लेते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक बिंदु लिए। अब आपको अगर इस बिंदु का निर्देशांक मालूम करना है, इस बिंदु के बारे में आपको बतलाना है, इस बिंदु की स्थिति बतलानी है कि कार्तीय तल में इस बिंदु की स्थिति कहाँ है। तो आपको इसकी स्थिति बतलाने के लिए क्या करना है, इसका जो नियम है वो चीज आप लोगों को बता रहे हैं कि सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जिस बिंदु का आपको निर्देशांक मालूम करना है, जिस बिंदु की स्थिति बतलानी है, जिस बिंदु के बारे में आपको बतलाना है कि यह बिंदु कार्तीय तल में किस स्थान पर है, तो आपको क्या करना है कि उस बिंदु से आपको सबसे पहले एक्स अक्ष की तरफ चलना है। तो आपको इस बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ आना है। तो हम लोग यहाँ से आते हैं एक्स अक्ष की तरफ। तो एक्स अक्ष की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा अंक प्राप्त हुआ, 4। तो हम लोग जब उस बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ चले तो हमें प्राप्त हुआ जो अंक वो क्या है, 4 है। तो हम लोग 4 लिख दिए। पहले एक्स निर्देशांक को लिखा जाता है, पहले एक्स के मान को लिखा जाता है। फिर उसी बिंदु से अब हम लोग चलेंगे वाई अक्ष की तरफ। तो वाई अक्ष की तरफ हम चल रहे हैं। तो वाई अक्ष की तरफ चले, हमको कौन सा अंक मिला, 2 मिला। तो हम लोग फिर एक इस पे लिख दिए 2। तो यह जो बिंदु था अगर हम इसका नाम ए मान लें तो अब ए का निर्देशांक होगा 4,2। तो हम देखें कि इस चतुर्थांश में हम एक बिंदु लिए और जब हम उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किए तो इस बिंदु को निर्देश करने वाले अंक 4 और 2 हैं। तो 4 और 2 इस बिंदु के बारे में क्या बतलाते हैं, पहले इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो अंक है इसमें 4, देखिए वो क्या चीज बतला रहा है। तो ये जो है कि यहाँ पर 0 है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से 0 से मान लीजिए कि अगर हम ये सारे दूरी को अगर हम 1 सेंटीमीटर मान लें, इन सारे दूरी को अगर हम 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर मान लें तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर,
यानी कि ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस से ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अर्थात यह बिंदु जो A है यह y अक्ष से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, या अगर हम कोई मात्रक नहीं माने तो आप ऐसा कह सकते हैं कि y अक्ष से 4 इकाई दूरी पर है। तो ये जो पहला वाला जो होता है, जो x का निर्देशांक है, जो हम x अक्ष से जिस अंक को प्राप्त किए हैं, यह अंक किसी भी बिंदु की y अक्ष से दूरी को बतलाती है। ये बात है कि मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये मान x अक्ष का है, ये x अक्ष का अंक है, लेकिन यह जो है किससे दूरी बतला रहा है, तो y अक्ष से बतला रहा है, क्योंकि y अक्ष से मान ली 1 इकाई, फिर यहाँ तक 2 इकाई, यहाँ तक 3 इकाई, यहाँ तक 4 इकाई, तो y अक्ष से हम लोग 4 इकाई दूर है। तो ये जो x का मान होगा ये y अक्ष से दूरी को बतलाएगा। फिर उसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर सेकंड वाला जो y का वैल्यू है, जो मान हम y अक्ष से लिए हैं, तो यह क्या करता है, तो यह x अक्ष से 1 इकाई दूरी, यहाँ तक का मतलब हुआ कि x अक्ष से 2 इकाई दूरी। तो जो y निर्देशांक है ये x अक्ष से दूरी को बतलाता है। तो यह बिंदु जो है y अक्ष से 4 इकाई, y अक्ष से 4 इकाई दाहिने और x अक्ष से 2 इकाई ऊपर अवस्थित है। तो इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु की स्थिति क्या है कि y अक्ष के दाएं और x अक्ष के ऊपर। तो y अक्ष के कितना दाएं, कितने उसके दूरी पर है, तो 4 इकाई दूरी पर, और x अक्ष से 2 इकाई ऊपर है। तो इसका निर्देशांक कहलाएगा 4,2। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो इसका जो x का वैल्यू आएगा, अब इस चतुर्थांश के आप किसी भी बिंदु की कल्पना कीजिए, आप इस चतुर्थांश का कोई सा भी बिंदु ले लें, तो सारे बिंदुओं में आप जब x का मान लेंगे तो x का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फिर इस चतुर्थांश के किसी भी बिंदु के से जब आप y अक्ष की तरफ आएंगे तो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसीलिए इस चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे वो सारे बिंदुओं में x का मान पॉजिटिव होगा और y का मान भी पॉजिटिव होगा। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक है वो प्लस प्लस के फॉर्म में आता है, अर्थात जो x निर्देशांक है वो भी प्लस में और जो y निर्देशांक है वो भी प्लस में है। इस चीज पर जोर इसलिए दिया जाता है कि जब आपको कोई भी बिंदु दिया जाएगा और उस बिंदु के बारे में जब पूछा जाएगा कि यह किस चतुर्थांश में है, तो वो चिन्ह ही तय करेगा कि यह किस चतुर्थांश का बिंदु है। मान लीजिए कि आपको एक बिंदु दिया गया कि 4,7 और आपसे पूछा जाएगा कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो आप देखेंगे इसका x निर्देशांक भी प्लस में है और y निर्देशांक भी प्लस में है, अर्थात यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा। आपको कोई भी बिंदु दिया जाएगा, जैसे 8 है और 15 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका x निर्देशांक पॉजिटिव है और y निर्देशांक भी इसका क्या है, पॉजिटिव है। तो जब x निर्देशांक भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो यह प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो प्रथम चतुर्थांश के बिंदुओं का जो सामान्य गुण है वो क्या है कि दोनों उसमें x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से हम लोग दूसरे चतुर्थांश में आते हैं और यहाँ के हम किसी बिंदु को देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर हमें एक बिंदु ले लिए, तो इस बिंदु का निर्देशांक हमको मालूम करना है, इस बिंदु को हम B मान लेते हैं और इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस B बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि x अक्ष की तरफ आना है। सबसे पहले इसमें x अक्ष की तरफ आना है। तो इस बिंदु से आप लंबवत रूप से चलकर x अक्ष की तरफ आएंगे। तो इस बिंदु से लंबवत रूप से चल करके जब आप x अक्ष की तरफ आते हैं तो आपको जो अंक प्राप्त होता है वह है -2। एक बात याद रहे कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको x अक्ष की तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि बस ये बिंदु मिल गया आपको जिधर मन करे y की तरफ चले जाइए या x की तरफ आ जाइए, ये चीज नहीं है। जो इसका ट्रेडिशनल रूल है, जो परंपरागत नियम है, उसी अनुसार से चलना है। किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले x अक्ष की तरफ चलना है और जो अंक प्राप्त होगा पहले उसको लिखना है। तो हम x अक्ष की तरफ चले और -2 मिला, हम इसको लिख दिए। अब इसी बिंदु से हमें y अक्ष की तरफ चलना है, तो y अक्ष की तरफ हम लंबवत रूप से चलेंगे तो हमको देखिए इधर निर्देशांक प्राप्त हो रहा है 2, तो हम उसके मान को देखिए लिख दिए, वो कितना हुआ, 2 हुआ। इस प्रकार से b का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, -2,2। तो b का निर्देशांक प्राप्त हुआ -2,2। यहाँ पे पहले x अक्ष की तरफ आए तो x निर्देशांक कितना हुआ, -2 और y निर्देशांक क्या हुआ, +2 हुआ। उसी प्रकार से अब अगर हम इस चतुर्थांश के किसी भी बिंदु की हम बात करते हैं तो सारे बिंदुओं के साथ यही स्थिति आने वाला है कि इस चतुर्थांश में जितने भी बिंदु आते हैं उन बिंदुओं में से किसी भी बिंदु से उसका जब x अक्ष का मान, x निर्देशांक पता करने के लिए जब आप x अक्ष की तरफ आएंगे तो चूंकि इस चतुर्थांश में
एक्स अक्ष का जो हिस्सा है वो ऋणात्मक है, इसीलिए इस चतुर्थांश में जितनी भी बिंदुएं होंगी वो सारे बिंदुओं से जब आप एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे तो आपको जो एक्स निर्देशांक प्राप्त होगा वो ऋणात्मक प्राप्त होगा। अर्थात इस चतुर्थांश में जितने भी एक्स निर्देशांक होंगे वो सारे ऋणात्मक होंगे। अब इस चतुर्थांश के किसी भी बिंदु से जब आप वाई अक्ष की तरफ चलेंगे वाई निर्देशांक पता करने के लिए, तो आप देखिए कि इस चतुर्थांश में वाई अक्ष का जो भाग मौजूद है तो वह किस में है, पॉजिटिव में है, उसके सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव में है ना। तो इसमें ये कि सारे वाई निर्देशांक किस में होंगे, प्लस में होंगे। तो इस प्रकार से दूसरे चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का जो x निर्देशांक होगा वो ऋणात्मक होगा और जो y निर्देशांक होगा वो धनात्मक होगा। इसीलिए इस चतुर्थांश के सभी बिंदुओं की पहचान है कि सारे बिंदुओं के निर्देशांक में जो x का निर्देशांक होगा वो माइनस में होगा और जो y का निर्देशांक होगा वो प्लस में होगा। तो आप इस दूसरे चतुर्थांश के निर्देशांक चिन्ह को माइनस प्लस से सूचित कर सकते हैं। तो जो भी बिंदु आपको प्राप्त हो उस बिंदु में आप अगर देखते हैं कि पहला जो है वो ऋणात्मक है और दूसरा वाला धनात्मक है तो समझ लीजिए कि ये दूसरे चतुर्थांश का बिंदु है। वो दूसरे चतुर्थांश में किसी भी जगह पर हो सकता है, अनेक बिंदुएं हम लोग ले सकते हैं। जैसे आपको अगर एक बिंदु दी जाती है कि -3,7, यह किस चतुर्थांश का बिंदु है, तो आप देखते हैं कि इस बिंदु का जो x नियामक है, x निर्देशांक है वो क्या है, ऋणात्मक है और जो y निर्देशांक है वो क्या धनात्मक है। इसका मतलब कि ये दूसरे चतुर्थांश का बिंदु होगा। तो आप इसके निर्देशांक को देख करके, इसके चिन्ह को देख करके आप पता लगा सकते हैं। अब जैसे -5 है और 11 है तो इसमें देख रहे हैं कि पहला जो x निर्देशांक है वो ऋणात्मक है और जो y निर्देशांक है वो क्या है, धनात्मक है। तो इसका मतलब कि यह बिंदु दूसरे चतुर्थांश का है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे चतुर्थांश में। उसी प्रकार से जैसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश में एक बिंदु लिए और उसके निर्देशांक चिन्ह को देखे, फिर उसी तरह दूसरे चतुर्थांश में, अब तीसरे चतुर्थांश में भी हम कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कि हमने ये एक बिंदु यहाँ पर ले लिया और इस बिंदु का नाम हमने सी रख लिया। तब इस बिंदु का अगर हमें निर्देशांक मालूम करना है तो हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक मालूम करने के लिए कार्तीय तल में कोई भी बिंदु हो उस बिंदु का निर्देशांक मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस बिंदु से पहले एक्स अक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो आप इस बिंदु के इर्द गिर्द पहले खोजिए कि एक्स अक्ष किधर है। तो एक्स अक्ष इस बिंदु से नीचे तो नहीं है, इस बिंदु से क्या है, दाहिने भी नहीं है, इस बिंदु से ऊपर एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष की तरफ जाने के लिए इस बिंदु से हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर चलना पड़ेगा। तो हम एक्स अक्ष की तरफ जब चलते हैं तो हमको एक्स अक्ष में जो मान प्राप्त होता है वो है -5। तो इस बिंदु का x निर्देशांक कितना हो गया, -5 हो गया। अब इसी बिंदु का y निर्देशांक पता करने के लिए हमें इसी बिंदु से लंबवत रूप से सीधी रेखा में y अक्ष की तरफ बढ़ना है और y अक्ष की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो जो अंक प्राप्त होता है वो है -2 का। तो यहाँ पर हो गया -2। इस प्रकार से हम देखें कि तीसरे चतुर्थांश में एक बिंदु लिए जिसका नाम हम C रखे और जब C के निर्देशांक का पता लगाए तो C का x निर्देशांक ऋणात्मक आया और C का y निर्देशांक भी ऋणात्मक आया। तो इससे ये चीज मालूम चलता है कि ये इस चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे आप किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालें। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग x निर्देशांक निकालेंगे और x निर्देशांक निकालने के लिए आप x अक्ष की तरफ जाएंगे। लेकिन इस चतुर्थांश में जो x अक्ष का जो हिस्सा है वो ऋणात्मक है, तो इसीलिए x का मान ऋणात्मक आएगा। फिर इस चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जब आप y निर्देशांक निकालेंगे तो उसके लिए आपको y अक्ष की तरफ जाना पड़ेगा और इस चतुर्थांश के हिस्से में जो y अक्ष पड़ता है वो ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से इस चतुर्थांश में जितनी भी बिंदुएं होंगी उन सारे बिंदुओं में x निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा और y निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि तीसरे चतुर्थांश का जो निर्देशांक है उसका चिन्ह की अगर बात करें तो वो माइनस में होगा, अर्थात x निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा और y निर्देशांक भी ऋणात्मक होगा। अब हम लोग ये कि अंतिम चतुर्थांश, इसको चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके किसी बिंदु की बात करते हैं। तो उसके लिए ये कि हम एक बिंदु लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक बिंदु लिया और इस बिंदु का नाम हम रखते हैं D, है ना। अब इस बिंदु का निर्देशांक पता करने के लिए अब तक जो 3 बिंदुओं का निर्देशांक पता करने के लिए जो नियम लगाए हैं उसी नियम से इसका भी निर्देशांक पता करेंगे। तो इसका निर्देशांक पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग x अक्ष की तरफ बढ़ेंगे और x अक्ष इस बिंदु से ऊपर है और ऊपर चलने पर हमको मिलता है 4, है ना। अब फिर इसी बिंदु का y निर्देशांक पता करने के लिए हम लोग y अक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं इस बिंदु से y अक्ष की तरफ। तो y अक्ष की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो संख्या प्राप्त होता है, जो अंक प्राप्त होता है वो है -3। तो इस प्रकार से D बिंदु का निर्देशांक हुआ 4, -3।
अब हम चतुर्थांश में अगर किसी भी बिंदु की बात करें, जनरल में अगर बात करें सामान्य रूप से, तो इस चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का जब आप निर्देशांक निकालना चाहेंगे तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले x निर्देशांक निकालेंगे, और x निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग x अक्ष की तरफ जाएंगे। अब चतुर्थांश में जो x अक्ष का जो हिस्सा है वो धनात्मक है, इसीलिए चतुर्थांश के सभी बिंदुओं में जो x निर्देशांक होगा वो जो है क्या होगा, धनात्मक होगा। और फिर चतुर्थांश का जो y अक्ष का हिस्सा है वो जो है ऋणात्मक है, इसीलिए चतुर्थांश के सभी बिंदुओं में जो y का निर्देशांक होगा वो ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा वो होगा प्लस माइनस, अर्थात उसका जो है कि x निर्देशांक प्लस में होगा और y निर्देशांक माइनस में होगा। अब अगर आपको कुछ हम बिंदु देते हैं और जिसमें ये कि समझाते हैं कि वो किस चतुर्थांश में होगा, आप उसका पता कैसे लगाएंगे। जैसे एक बिंदु है -7 और -5, तो इस बिंदु का चतुर्थांश पता करने के लिए कि यह किस चतुर्थांश का बिंदु है, ये बात मालूम करने के लिए सबसे पहले इसके निर्देशांक चिन्ह को देखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि x निर्देशांक जो है यह क्या ऋणात्मक है और y निर्देशांक भी ऋणात्मक है, और x निर्देशांक भी ऋणात्मक, y निर्देशांक भी ऋणात्मक, यानी कि ऐसा चतुर्थांश जिसमें x अक्ष का भी नेगेटिव पार्ट हो और y एक्सिस का भी नेगेटिव पार्ट हो, तो ऐसा चतुर्थांश जिसमें x का भाग ऋणात्मक और y का भाग भी ऋणात्मक, ऐसा किसमें है, तीसरे चतुर्थांश में है। यह बिंदु जो कि क्या होगा, तीसरे चतुर्थांश का होगा। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है 8, -7, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का पॉजिटिव पार्ट है, x निर्देशांक जो है वो पॉजिटिव है और जो y निर्देशांक है वो नेगेटिव है। तो अब आपको ऐसा चतुर्थांश तलाश करना है जिसमें x अक्ष जो है का पॉजिटिव पार्ट हो और y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट हो। तो ऐसा चतुर्थांश में होता है जिसमें कि x का निर्देशांक जो है वो धनात्मक होता है और y का निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक होता है। यह बिंदु चतुर्थांश में है। इसी प्रकार से आपको कोई भी बिंदु जब दी जाती है तो उस बिंदु को देख करके आप ये बात पता लगा सकते हैं कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो अब तक जो हम लोग बिंदुओं की बात कर रहे थे ये चतुर्थांश की बात कर रहे थे, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई बिंदु ये आवश्यक नहीं है कि वो किसी चतुर्थांश में ही हो, वो किसी अक्ष पर भी हो सकता है। चतुर्थांश में होने का अर्थ है कि x अक्ष और y अक्ष से जे कि परे, उससे जे कि अलग उसको रखना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा एक चीज और भी हो सकता है कि कोई बिंदु किसी चतुर्थांश में नहीं रह करके किसी अक्ष में भी रह सकता है। तब हम लोग सबसे पहले x अक्ष के बिंदुओं की बात करते हैं कि x अक्ष में जितने भी बिंदु हैं अगर उसका हमें निर्देशांक निकालना हो तो उसका हम निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो ये x o x डैश, इसी को जो हम लोग x अक्ष कहते हैं। अब x अक्ष के किसी भी बिंदु की हम बात करते हैं, जैसे हम x अक्ष का एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु को, और इसका नाम हम रखते हैं E। अब आपको क्या करना है कि इस बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो किसी भी बिंदु का बताया कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले x अक्ष की तरफ जाना और उसका x निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इस बिंदु का x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से x अक्ष में ही मौजूद हैं। तो इस बिंदु का जो x निर्देशांक होगा वो होगा 2। अब अगर हम लोग इसी बिंदु का y निर्देशांक पता करना चाहें तो इस बिंदु का y निर्देशांक पता करने के लिए इस बिंदु से आपको y अक्ष में जाना पड़ेगा। तो आप तो y अक्ष में भी है नहीं, तो आपको y अक्ष की तरफ चलना पड़ेगा। तो इस बिंदु से अगर हम लोग y अक्ष की तरफ चलते हैं तो y अक्ष की तरफ चलने पर जाके हम यहाँ पे आके हमको y अक्ष से भेंट होती है, और इस बिंदु पर x अक्ष का और y अक्ष का दोनों का जाएगी मान इस बिंदु में जाएगी क्या हो जाता है 0 0 होता है। चूंकि ये मूल बिंदु है तो इस बिंदु पर x का निर्देशांक भी 0 होता है और y का निर्देशांक भी 0 होता है। तो जब हम इस बिंदु से y अक्ष की तरफ चलते हैं तो इस बिंदु पे आकर के y अक्ष से मिलते हैं और y का निर्देशांक क्या हो जाता है 0। तो इस प्रकार से हम देखें कि x अक्ष के इस बिंदु का निर्देशांक 2, 0 हुआ। अब अगर हम किसी भी अगर मान लीजिए बिंदु का बात करते हैं, x अक्ष के किसी अन्य बिंदु की बात करते हैं, अगर हम x अक्ष के इस बिंदु की बात कर लें, इसका नाम मान लीजिए कि हम f रख दिए, और इस बिंदु के अगर निर्देशांक की बात करेंगे तो सबसे पहले x निर्देशांक निकालेंगे। तो इस बिंदु का x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी बिंदु को देखना पड़ेगा कि हम लोग x अक्ष में ही हैं। तो इस बिंदु में x अक्ष का मान कितना है, x निर्देशांक का मान कितना है -4। अब इस बिंदु का जगह हमको क्या करना है, y निर्देशांक मालूम करना है। तो इसका y निर्देशांक मालूम करने के लिए आपको इस बिंदु से y अक्ष तलाश करना पड़ेगा कि y अक्ष में जाने के लिए हमको किधर जाना पड़ेगा। तो इस बिंदु से अगर हम लोग y अक्ष की तरफ चलना चाहेंगे तो y अक्ष के लिए जगह हमको दाएं जाना पड़ेगा। अब इधर हम चलते हैं y अक्ष की तरफ, तो यहाँ पे y अक्ष से भेंट होती है और इस बिंदु पर y का निर्देशांक कितना होगा 0 होगा। तो इस बिंदु का भी निर्देशांक हो गया -4, 0। तो इस प्रकार से हम लोग दो बिंदु को देखे x अक्ष में।
आप अगर x अक्ष में किसी भी बिंदु को देखेंगे तो पूरे x अक्ष के अंदर किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा उन सारे बिंदुओं का निर्देशांक x, 0 के रूप में होगा, अर्थात x का मान कुछ अंक आएगा 0 के अलावे, अर्थात शून्येतर संख्या आएगा, और y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो पूरे x एक्सिस में किसी भी बिंदु को आप ले लें तो x अक्ष के सभी बिंदुओं में y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, और x का जो निर्देशांक होगा वो 0 के अतिरिक्त भी हो सकता है और हाँ 0 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग मूल बिंदु की बात करें तो मूल बिंदु का निर्देशांक चूंकि 0, 0 होता है, और 0, 0 होने का मतलब हुआ कि x निर्देशांक भी 0 और y निर्देशांक भी 0, किंतु मूल बिंदु के अतिरिक्त बाकी जितनी भी बिंदुएं होंगी उन सारे बिंदुओं में निर्देशांक का जो रूप होगा वो x, 0 के फॉर्म में होगा, अर्थात x निर्देशांक में कोई मान होगा 0 के अतिरिक्त और y का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह अगर हम y अक्ष के किसी बिंदु की अगर बात करते हैं तो हम लोग लेते हैं कि इस बिंदु को, इसका नाम G रखते हैं, और इसका अगर हम लोग निर्देशांक का पता करें तो सबसे पहले आपको किसी भी बिंदु का निर्देशांक पता करने के लिए बताएं कि आपको x अक्ष की तरफ चलना है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं x अक्ष में थे तो पहले x का मान लिख दिए, अब तो हम लोग y अक्ष में है तो पहले y का मान लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप किसी भी अक्ष में हो या किसी भी चतुर्थांश में हो, आपको जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले x अक्ष तलाश करना है, आपको x अक्ष की तरफ बढ़ना है। तो इस बिंदु से हम लोग सबसे पहले x अक्ष की तरफ चलेंगे, अभी तो हम x अक्ष में है नहीं, तो x अक्ष में चलेंगे तो x अक्ष में हमको यहाँ पर बिंदु O पर x अक्ष से भेंट हो रही है, तो यहाँ पर जो है x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x निर्देशांक हो गया 0। अब इस बिंदु का y निर्देशांक मालूम करना है, तो y निर्देशांक मालूम करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप y अक्ष पर ही हैं, तो y का मान होगा इसमें 3। तो इस बिंदु का निर्देशांक हुआ 0, 3। अब फिर हम y अक्ष के किसी और भी बिंदु को लेते हैं, जैसे हम इस बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे, इस बिंदु को हम सूचित किए h से। अब इसका आपको निर्देशांक मालूम करना है, तो इस बिंदु का निर्देशांक मालूम करने के लिए सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, पहले x निर्देशांक मालूम करना है। तो इसका जो x निर्देशांक होगा उसके लिए x अक्ष की तरफ चलना पड़ेगा, और x अक्ष से भेंट कहाँ पर होगी, बिंदु O पर, और वहां पर x का निर्देशांक होगा 0। अब हम लोग इस बिंदु का y निर्देशांक का पता करेंगे, तो इसका y निर्देशांक क्या होगा, -5। तो इस प्रकार से इस बिंदु का निर्देशांक हो गया -5। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि चतुर्थांश के बिंदुओं को, कि अगर किसी भी चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। और दूसरी बात कि हम लोग यह भी देखें कि अगर किसी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है लेकिन यह बताया नहीं गया कि यह किस चतुर्थांश में है, तो हम लोग किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक दिया गया है उस निर्देशांक को देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि यह बिंदु किस चतुर्थांश का है या ये किस चतुर्थांश में यह बिंदु होगा। साथ में हम लोग यह भी देखें कि किसी भी अक्ष में, x अक्ष और y अक्ष में किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो किस रूप में होगा। तो अभी तक जो सब चीज को हम लोग देख रहे थे ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज था, जिसको आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं, 9th क्लास में ये किस तरह का था, लेकिन हम उसको सिर्फ इसलिए रिवीजन कर दिए ताकि आपको x अक्ष और y अक्ष का जो है सही आपको जो है ज्ञान मिल सके, कि आप x अक्ष और y अक्ष से बिंदुओं का जो संबंध है उस संबंध को आप अच्छी तरह से जान सकें। लेकिन जो 10वीं वर्ग में है उसमें मुख्य रूप से ये सब चीज़ जानना नहीं है, इसके अतिरिक्त जो है कि आपको पढ़ाई करनी है। जो उसमें मुख्य जो 2 चीज़ है 10th क्लास में जो सबसे मेन चीज़ है, तो इसमें 2 चीज़ आप लोगों को पढ़ना है इसमें, जिसमें एक चीज़ आता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, कि कार्तीय तल में किसी भी 2 बिंदुओं का, कोई भी जो 2 बिंदु है उसका अगर हमें निर्देशांक मालूम चल जाता है, किसी भी 2 बिंदु की अगर स्थिति मालूम चल जाती है तो उन दोनों बिंदु की हम दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। ये पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 10th क्लास में जो आएगा। और दूसरा चीज़ आएगा इसमें विभाजन सूत्र का। तो इसमें 2 चीज़ को हम लोग ये पढ़ेंगे, पहला दूरी सूत्र को और दूसरा विभाजन सूत्र को। इसी के इर्द गिर्द जो है सारा चैप्टर 10th क्लास का है। तो अब इसमें उसमें जाने से पहले हम लोग कुछ देखिए और थोड़ा सा जो बेसिक है, जब इतना हम लोग जान ही गए हैं तो इसकी कुछ और बेसिक की हम लोग बात कर लेते हैं। इन बिंदुओं को जैसे हम हटा दिए। अब इसमें जो है आप जो x निर्देशांक पढ़े और y निर्देशांक पढ़े, जब आपको परिभाषा पूछा जाएगा कि x निर्देशांक का क्या परिभाषा होगा, किसी बिंदु का क्या निर्देशांक होगा, x निर्देशांक किसे कहेंगे, y निर्देशांक किसको कहेंगे, है ना, तो उसका ये कि आप क्या जवाब देंगे। तो इसमें 2 चीज़ है, एक है भुज और एक है कोटि। और हम लोग देखें कि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या करता है। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक हमें
एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी को बतलाता है कि यह बिंदु एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये चीज बतलाता है। तो हम लोग यहाँ दो चीज को पहले समझेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, और वह चीज है कि भुज और कोटि। तो ये दोनों चीज बहुत ही आसान है, अभी तक हम लोग देखे हैं, लेकिन इस नाम से नहीं देखे हैं कि इसको भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। तो इसके लिए देखिए हम लोग जैसे कोई भी एक बिंदु लेते हैं, अभी जो बिंदु लिया गया था, तब यहाँ पर हम फिर एक बिंदु को लिए और इसका एक्स अक्ष और वाई अक्ष की तरफ हम गए। तो इस बिंदु में हम देखते हैं कि इस बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होगा वह 4 होगा और वाई निर्देशांक 3 होगा। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपको किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले x के मान को लिखा जाता है और फिर y के मान को लिखा जाता है। साथ में आपको यह भी बताया गया कि ये जो है x का और ये y का निर्देशांक है, इसको जो है कि जो पहला वाला आता है इसको हम लोग बोलते हैं x निर्देशांक, इसका नाम होता है x निर्देशांक। उसी प्रकार से जो y का मान होगा इसको हम लोग बोलेंगे y निर्देशांक। तो ये दो जो है कि बिंदु का हम लोग मान ज्ञात करते हैं, पहला x निर्देशांक कहलाता है और दूसरा y निर्देशांक कहलाता है। लेकिन x निर्देशांक को हम लोग एक इसको शॉर्ट में इसको भुज कहते हैं, x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो x निर्देशांक को भुज के नाम से जाना जाता है और y निर्देशांक को कोटि के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ 10th क्लास में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भुज किसे कहते हैं या भुज से आप क्या समझते हैं, है ना, या कोटि किसे कहते हैं, कोटि से आप क्या समझते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि किसी बिंदु की, है ना, y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं या किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो भुज है, हम इस भुज को समझते हैं। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होगा उसमें जो x निर्देशांक होगा उसको भुज कहेंगे और जो y निर्देशांक होगा उसको कोटि कहेंगे। लेकिन अगर आपको भुज को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है तो आप उसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो आप देखिए कि भुज आखिर है क्या, तो x निर्देशांक है। x निर्देशांक का मतलब क्या हुआ कि x निर्देशांक करता क्या है, तो हम आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि x निर्देशांक जो है किसी भी बिंदु का y अक्ष से दूरी बतलाता है। x निर्देशांक यह बतलाता है कि दी गई बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो भुज का अर्थ हुआ कि y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी उस बिंदु का भुज कहलाती है। तो यह बिंदु, इसका नाम हम P रख लेते हैं। यह P बिंदु x अक्ष से जितनी दूरी पर है उसको y निर्देशांक और ये y अक्ष से जितनी दूरी पर है उसको x निर्देशांक। तो बिंदु P y अक्ष से 4 इकाई दूरी पर है, ये 4 इकाई जो होगा ये भुज कहलाएगा। तो भुज जो है किसी भी बिंदु का y अक्ष से दूरी को बतलाता है। उसी प्रकार से कोटि किसी भी बिंदु का x अक्ष से दूरी को बतलाता है, क्योंकि यह जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3, इसका मतलब कि x अक्ष से यह बिंदु कितनी दूरी पर, आप ये बात जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी होगी यहाँ से भी यहाँ तक की दूरी क्या होगी, उतनी ही होगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3, तो यह 3 किससे दूरी बतला रहा है, x अक्ष से ना दूर हो रहा है। तो ये जो है y निर्देशांक जो होता है ये किसी बिंदु का x अक्ष से दूरी बतलाता है। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं और किसी बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होती है उसको जो हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। कि ये भुज और कोटि ये दो चीज समझ में आ गया होगा। तो 10th क्लास में जो हम लोगों को पढ़ना है इसमें पढ़ना है पहले दूरी सूत्र को। आइए देखते हैं कि दूरी सूत्र क्या है और दूरी सूत्र का प्रयोग हम लोग किस जगह पर करते हैं और दूरी सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो दूरी सूत्र से ही, उसके नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि दूरी सूत्र अर्थात दूरी निकालने का सूत्र। तो किसी भी कार्तीय तल में जब आपको 2 बिंदु दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, तो इसका दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो पहले दूरी सूत्र को समझने के लिए फिर इस कार्तीय तल में जो हम 2 बिंदु लेते हैं और फिलहाल हम इस कार्तीय तल को एक मिटा करके एक हम जनरल ले लेते हैं। उसमें हम किसी मान को नहीं लिखेंगे बल्कि सिर्फ हम कार्तीय तल में सिर्फ x अक्ष और y अक्ष को निरूपित करेंगे, उसके किसी विशेष मान को नहीं। क्योंकि जब हम लोग दूरी सूत्र की बात करते हैं और जब भी किसी भी चीज़ के जब हम सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र में कोई लिमिटेड नहीं होता है, डिजिट का लिमिटेशन नहीं होता है, बल्कि वो जनरल होता है अर्थात सारे बिंदुओं के लिए होता है, वो किसी 1-2 बिंदु के लिए नहीं होता है। इसीलिए अब हम कार्तीय तल में कोई एक बिंदु को हम निरूपित नहीं करेंगे
बल्कि हम सभी बिंदुओं की बात करेंगे। पूरे कार्तीय तल में अनंत बिंदुओं की बात करेंगे। किसी भी बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम लोग किस तरह से निकालेंगे, इसीलिए हम किसी एक बिंदु, दो बिंदु या चार बिंदु, पांच बिंदु को हम लोग निरूपित नहीं करेंगे। सभी बिंदुओं की बात हम लोग यहाँ पर जनरली करेंगे। तो हम फिर से एक हम कार्तीय तल ले लिए और इस कार्तीय तल में किसी बिंदु को हमने निरूपित नहीं किया, क्योंकि अब आपको इससे पहले हम बिंदुओं को लेकर के दिखाए, इससे आपको मालूम चल गया कि x का किधर जाएगी पॉजिटिव पार्ट होगा, किधर नेगेटिव होगा, फिर y का किधर पॉजिटिव होगा और किधर नेगेटिव होगा, और x का मान क्या चीज़ बतलाता है, y का मान किसका मान बतलाता है। तो ये y अक्ष से दूरी को कैसे ज्ञात करते हैं, x अक्ष से दूरी को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारे चीज़ को कि आप लोग समझ गए हैं। अब हम यहाँ पर कोई भी दो बिंदु लेते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक बिंदु लिए और इस बिंदु का नाम हमने रखा P, ठीक। और फिर हम एक और भी बिंदु लेते हैं इसके ऊपर कहीं पर भी, और मान लीजिए कि इस बिंदु का नाम हम रखते हैं Q। तो हम यहाँ पर दो बिंदु लिए कार्तीय तल में। यहाँ पर आपको जो कोई निर्देशांक नहीं दिया गया है, कोई अंक नहीं दिया गया है कि आप P और Q का निर्देशांक निकाल सके, ये बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पर हम दो बिंदु लिए, एक बिंदु ये कि P है और एक बिंदु Q है। तो अब P का निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि कार्तीय तल में किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x, y के फॉर्म में होता है। अर्थात किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग x निर्देशांक को लिखते हैं और फिर y निर्देशांक को लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि जो P का निर्देशांक है वो है x1, y1। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, x1, y1। क्योंकि हम जानते हैं किसी बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो x, y के रूप में होगा, यानी पहले x का मान होगा और फिर y का मान होगा। उसी प्रकार से जो बिंदु Q है इसका निर्देशांक को हम लोग मान लिए x2 और y2। अब ये देखिए दूसरा बिंदु हो गया। तो हमें P और Q इन दोनों का निर्देशांक मालूम चल गया कि P का निर्देशांक x1, y1 है और Q का निर्देशांक x2, y2 है। अब आपको हम बताएं कि किसी बिंदु का अगर निर्देशांक दिया हुआ है तो ये कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि यह बिंदु किस जगह पर है। तो इन दोनों बिंदुओं का जब निर्देशांक दिया हुआ है तो हम निर्देशांक कैसे निकालते थे, पहले जिस बिंदु का निर्देशांक निकालना होता था उससे हम x अक्ष की तरफ जाते थे। चलिए इधर हम x अक्ष की तरफ आते हैं। पहले इस बिंदु से, इस बिंदु से जब आप x अक्ष की तरफ आएंगे तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे। तो अब ये बात बताइए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि x अक्ष का जो बिंदु है वो क्या करता है कि किसी भी बिंदु का y अक्ष से दूरी को बतलाता है, और किसी भी बिंदु का x निर्देशांक कहाँ से मिलता है, x अक्ष से मिलता है। तो इस बिंदु का जो x निर्देशांक है वो क्या है, x1। तो ये किससे मिला होगा, x अक्ष से मिला होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, x1 होगा। क्योंकि इससे पहले पिछला वाला डायग्राम को याद कीजिए, उस डायग्राम में क्या देखते थे, इस बिंदु से हम x अक्ष की तरफ आते थे तो जो अंक मिलता था उसी को हम यहाँ पर लिखते थे, पहले x वाले स्थान पर लिखते थे। तो इस बिंदु में इस जगह पर x1 पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ से अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमको x1 मिलेगा। तो यह बिंदु जो है x1 हो गया। अब उसी प्रकार से इस बिंदु का जो y निर्देशांक है वो क्या है, y1 है। अर्थात इस बिंदु से अगर हम y अक्ष की तरफ चलें तो मान कितना आएगा, y1 आएगा। इसका मतलब कि इस बिंदु का जो निर्देशांक है ये y1 होगा। इसी प्रकार से अब हम लोग ये कि Q की बात करते हैं कि Q का जो निर्देशांक दिया हुआ है तो इसका x निर्देशांक कहाँ से प्राप्त हुआ है, x अक्ष से। आइए x अक्ष की तरफ आए, इसका मतलब कि इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह x2 होगा। फिर अब इसी बिंदु से हम लोग y अक्ष की तरफ चलेंगे। आइए y अक्ष की तरफ देखिए चलते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, y2 होगा। लेकिन हमें जो दूरी ज्ञात करना है वो दूरी ज्ञात करना कहाँ से, P से Q तक का। ये बात मालूम करना है कि बिंदु P और बिंदु Q इन दोनों के बीच में कितना दूरी है। यहीं से जो फॉर्मूला निकलेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए कि ये कोई हिसाब नहीं है बल्कि एक ऐसा जनरल फार्मूला होगा जिसका आप प्रयोग करके पूरे चैप्टर्स के बाकी सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। आपको यहाँ पर हम इस फार्मूले का सत्यापन कर रहे हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से, दूरी सूत्र आखिर किस तरह से तैयार किया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को पहले इसमें ध्यान देना है, इस फार्मूले को समझना कि ये फार्मूला आखिर बना कैसे है। तो सबसे पहले हम P और Q को मिला देते हैं। आपको दूरी निकालना है किसका, P और Q के बीच की दूरी निकालना है कि P और Q इसके बीच में कितनी दूरी है। तो इसके लिए हम P और Q को क्या किए, मिला दिए। अब हम यहाँ से एक जो है कि लंब डाल देते हैं इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमको बताइए कि यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है
और यहाँ पे जब हम अगर R ले लेते हैं तो PQR, क्या यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है? यह जो है अब एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ हमें, है ना। PQ दिया हुआ था, अब इसी के समांतर जो है हम इस बिंदु पर एक लंब डाले तो यहाँ पे जो है कि इसका R मान लिए, तो अब PQR एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब अगर हम इस त्रिभुज में अगर हम बात करते हैं QR का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? QR कहलाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर हम ये QR की बात करें तो QR की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मालूम है, x अक्ष से यहाँ से यह बिंदु Q जो है, यहाँ से Q कितनी दूरी पर है ये हमें मालूम है। क्योंकि किसी भी बिंदु का अगर आपको x अक्ष से दूरी मालूम करना है, अगर किसी बिंदु का आपको x अक्ष से दूरी मालूम करना है तो उसके y निर्देशांक को देख लीजिए। तो इस बिंदु का y निर्देशांक y2 है, इसका मतलब कि यहाँ से x अक्ष से यहाँ तक की दूरी पूरे यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? y2 होगा। फिर उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी मालूम करनी है कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, इस बिंदु का y निर्देशांक देख लीजिए। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है? y1 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? y1 है। तो जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 है तो हमको बताइए कि यहाँ से यहाँ तक इस पूरी इसकी दूरी भी कितनी होगी? y1 होगी। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी y1, अब और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यानी कि अगर इस बिंदु की बात करें तो यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक इसकी दूरी जो होगी ये कितनी होगी? y2 होगी। यहाँ से लेकर के इस बिंदु Q की दूरी कितनी होगी? y2। तो आपको अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मालूम है और फिर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मालूम है, तो क्या आप इतनी दूरी को नहीं बता सकते हैं कि यह कितनी दूरी होगी? तो इसका मतलब कि यहाँ Q से लेकर के R तक की जो दूरी होगी वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम हटा दिए तो QR कितना निकला? y2 माइनस y1। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में अगर हम बात करें QR की तो QR का वैल्यू क्या होगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप देखिए कि यह बिंदु जो है y अक्ष से कितनी दूरी पर है ये मालूम करना है। तो इसके लिए हम इसका क्या देखेंगे? x निर्देशांक देख लेंगे। इसका मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? x2 है। इसकी दूरी कितना? y अक्ष से दूरी कौन बतलाएगा? x निर्देशांक, तो x2 है। अब हमको बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? इस बिंदु का x निर्देशांक देख लीजिए, इसका मतलब x1। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक मालूम है और यहाँ से पूरा यहाँ तक भी मालूम है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें मालूम है x2 और यहाँ से यहाँ तक है x1। तो अगर हम सिर्फ यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी मालूम करना चाहें यानी कि PR मालूम करना चाहें तो यह क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा। अर्थात PR की जो दूरी है तो PR की दूरी होगी x2 माइनस x1। तो अब इस समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में QR का मान हो गया y2 माइनस y1 और PR का मान हो गया x2 माइनस x1। तो दोनों का मान मालूम चल गया, लेकिन हमको दूरी निकालना था PQ का। दूरी हमें किसका निकालना था? PQ का दूरी निकालना था। तो अब हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो कि क्या करता है? समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में संबंध बतलाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या है? PQ। तो PQ बराबर क्या होगा? जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या? रूट अंडर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि अगर P से लेकर के Q तक की दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम एक बिंदु P लिए थे जिसका निर्देशांक x1 y1 था और दूसरा बिंदु हम Q लिए थे जिसका निर्देशांक x2 y2 था, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकाले तो उसका दूरी आया रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज और भी जान लीजिए कि जब स्क्वायर की बात आती है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोलिए या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बोलिए, दोनों एक ही होगा।
इसलिए आप अगर इस फॉर्मूला को इस तरह से लिखते हैं कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो यह भी सही होगा क्योंकि स्क्वायर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो, दोनों बराबर होता है। तो इसलिए ये जो है कि दूरी सूत्र प्राप्त हुआ। इस सूत्र से आप किसी भी दो बिंदु के बीच की आप क्या कर सकते हैं, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको दूरी ज्ञात करने के लिए इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ हम ये बताए थे, ये फॉर्मूला को समझाना था कि ये फार्मूला जो है कि किस प्रकार से बनेगा। इस फार्मूला को समझाने के लिए हम ऐसा किए थे। अब यह जो है कि फार्मूला तैयार हो गया। अब इस फार्मूले की मदद से आप किसी भी दो बिंदु का कार्तीय तल के किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए आपको ये सूत्र का सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक बार सूत्र को बनाने के लिए हम उसका जो है कि सत्यापन करके दिखाए कि ये दूरी सूत्र आता कहाँ से है और ये सूत्र कहाँ से आया कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। अब इसको लेके समझाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम जो कि एक प्रश्न को देखते हैं पहले। जैसे कि आपको अगर कोई भी बिंदु दिया हुआ है तो आप इसको समझ गए हैं। अब यहाँ से लेकर हम इसको खत्म कर देते, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ पे हम कोई प्रश्न को हल कर सके। तो यह जो है कि अब हम एक प्रश्न लेते हैं। दो बिंदुओं P5,1 एवं Q2,5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि जो पहला बिंदु दिया हुआ है P, तो P का निर्देशांक क्या है 5,1 और दूसरा बिंदु जो है Q, इसका निर्देशांक क्या है 2,5। यहाँ पर दो बिंदु दिया हुआ है। पहला बिंदु है P जिसका निर्देशांक है 5,1 अर्थात x का निर्देशांक 5 है और y निर्देशांक 1 है। उसी प्रकार से बिंदु Q दिया हुआ है जिसका x निर्देशांक 2 है और y निर्देशांक क्या है 5 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि दो बिंदु दिया हुआ था P और Q। तो P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक हम क्या लिए थे x2 y2 लिए थे। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिया हुआ है। इसमें पहला बिंदु है P और जिसका निर्देशांक 5,1 और दूसरा बिंदु Q जिसका निर्देशांक है 2,5। अब हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए कोई कार्तीय तल बनाने की आवश्यकता नहीं है। बिंदुओं को किसी कार्तीय तल में निरूपित करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको अब इसका जो क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया है। उस फार्मूला से हम बना सकते हैं। तो अब इसमें जैसे आपको ये समझना होगा कि x1 y1 कौन होगा और x2 और y2 कौन होगा। तो ये जो पहला बिंदु है इसमें इसको x1 कहेंगे और इसको y1 कहेंगे। उसी प्रकार ये दूसरा बिंदु है तो इसको हम x2 y2 कहेंगे। कोई जरूरी नहीं है, आप अगर इसी को पहला बिंदु समझ के इसको x1 y1 कर दें और इसको x2 y2 कर दें, फिर भी मान तो वही आएगा, क्योंकि दोनों बिंदु के बीच की दूरी जब आपको निकालनी है तो आप जो है कि यहाँ पर मान लीजिए कि P बिंदु है और यहाँ पर Q बिंदु है। आप P से Q की दूरी ज्ञात करें या Q से आप P की दूरी ज्ञात करें, दोनों ही क्या होगा, समान होगा दूरी। इसलिए दूरी सूत्र में ये चीज मायने नहीं रखता है कि आप P को पहला बिंदु मान रहे हैं या Q को पहला बिंदु मान रहे हैं। आप अगर P को पहला बिंदु माने तो Q दूसरा बिंदु हो जाएगा, अगर आप Q को पहला बिंदु मानते हैं तो P दूसरा बिंदु हो जाएगा। तो आपको P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको पहले P का निर्देशांक लिख देना है, फिर Q का निर्देशांक लिख देना है, उसके बाद आपको लिखना है दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से जाके क्या लिखेंगे, PQ बराबर। तो जब आप यहाँ पर अब PQ लिख दिए हैं तब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब हो गया कि पहला बिंदु का आपने P मान लिया है और दूसरा बिंदु को Q मान लिया है। तो यहाँ पर आपको बेहतर यही होगा कि जब आप P को पहले लिखे हैं तो पहले जो आप क्या करेंगे, इसमें P से लेकर के हम जो Q तक की दूरी निकाल रहे हैं, आप इसमें क्या कीजिएगा, दोनों में फार्मूला में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर लें, x1 माइनस x2 का कीजिए या x2 माइनस x1 का। तो x2 माइनस x1 ही ज़्यादा कॉमन है, वही ज़्यादा चलता है। तो यहाँ x2 का मान रखिए कितना 2 और x1 का मान कितना है 5। तो 2 घटा 5 इसका स्क्वायर। फिर अब क्या करना है, y2 माइनस y1 यानी Q से P को माइनस कर देना है। PQ का डिस्टेंस निकालने के लिए Q में से आपको क्या कर देना है, P को माइनस कर देना है।
तो फिर अब y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 5 और y1 कितना है 1, अब इसका स्क्वायर। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं 2 माइनस 5 यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 9 प्लस 16, तो रूट अंडर 25, और रूट अंडर 25 का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। अर्थात P से Q तक की दूरी 5 मात्रक की है या 5 इकाई, तो इसका दूरी मालूम चला कितना कि 5 इकाई होगा। तो अर्थात इसी तरह से जो है आपको अगर कोई भी दो बिंदु दिया हुआ है, ये माइनस में रहे, प्लस में रहे, या दशमलव में रहे, या कोई एक बिंदु अगर 0 रहे, तो उससे जो किसी भी चीज़ में घबराना नहीं है। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे, बस इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले दूसरे बिंदु के x निर्देशांक में पहले बिंदु के x निर्देशांक को घटाकर उसका स्क्वायर कीजिए, फिर दूसरे बिंदु के y निर्देशांक में पहले बिंदु के y निर्देशांक को घटा करके उसका स्क्वायर कीजिए, और फिर उन दोनों स्क्वायर को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या होगी दूरी प्राप्त होगी। तो ये हम लोग देखें कि दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र के प्रयोग से हम लोग दो बिंदु के बीच का दूरी भी ज्ञात किए। अब ये दूरी सूत्र का प्रयोग करके, आप पहले दूरी सूत्र सीख गए, अब इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग बहुत तरह के हिसाब को जाएंगे बना सकते हैं। इसमें अनेक प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे दूरी सूत्र के प्रयोग से। अब हम लोग इसके जो है कि कुछ प्रयोग कर देखते हैं कि इसका प्रयोग करके आप जो है कि क्या क्या कर सकते हैं। तो पूरा जो इसमें आपके पाठ्यक्रम में जो पहला अध्याय होगा 5.1 या 7.1, तो 7.1 में लगभग जो है कि दूरी सूत्र का ही आपको प्रयोग करना है। वहाँ पर आपको जो है कि दूरी सूत्र के प्रयोग से ही जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारे में मेनली जो है कि आपको क्या होगा दूरी सूत्र का ही प्रयोग होगा।